आज उनकी लाल कंदारी एक आदर्श स्वरूप में जाकर के 12 लीटर तक चली गई है। तो हमारी सभी देसी गौवंश को सही ढंग से खाना देना, सही ढंग से सेवा करना, उसका संवर्धन करना, सभी नस्ल सुधर सकती है। तो वही काली चिकनी मिट्टी के अंदर अभी कितनी प्रकार की फसल कर रहे और गौ कृपा और गौ आधारित श्रेष्ठ परिणाम ले रहे। उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि 2 अचल मिलाने से ये उसका रिजल्ट है। अच्छा, उच्च गुणवत्ता के नंदी के क्या क्या लक्षण होते हैं, हम नजदीक से देखेंगे आइए। इसकी गुणवत्ता में और एचएफ जर्सी की गुणवत्ता में कोई मैच नहीं, अनमैच है दोनों। तब अभी तक आपने एक भी बार उसको इंजेक्शन नहीं दिया, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि हमारी जो गंगा है 22 महीने की है और 22 महीने की गंगा ने हमारे एक ही आंचल का बच्चा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम 3 आंचल का दूध पिलाते हैं। उसमें से अभी एक ही आंचल का दूध है, देखिए इसका क्वालिटी कितना है। बार मकई या बाकी जो आपके चारे गन्ने के साथ कर आप ये मिक्सर में डाल देते हैं। गो को हम लोग छोड़ते हैं ना तो 30 से 40 दिन से आ जाता है। और इसका खासियत ये है ना, इतना प्यार से खाती है गौ माता ना, बहुत प्यार से खाती है। सबसे गोपाल जी ने कहा था कि ये खिलाने के बाद गाय के ऊपर लश्टर बहुत आता है, चमक बहुत आप आती तो है। देख ही रहे हैं ये साधारण मेरे ख्याल से 40 से 45 दिन में ये कंपोस्ट हुआ है। अभी 3.5 महीने का ये फसल है, तो लगभग इसकी ऊंचाई देख सकते हैं कि मैं 5-8 मेरी ऊंचाई है, तो मेरे भी ऊपर लगभग 6 फीट का ये हो चुका है। बहुत बड़े पैमाने पे फ्लावरिंग है इसके अंदर और लस्टर भी बहुत खूबसूरत है। इसका हाइट और ये देखेंगे अभी निकालने को आ गया है। हम लोग ने कोशिश किया है कि प्राचीन काल में जो घर होते हैं इको फ्रेंडली, वैसे हम लोग ने यहाँ पे बनाने की कोशिश। नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम पुणे के पास में माननीय नंदू चौधरी को मिलेंगे। वो काफी सालों से बहुत संपर्क में है और उनका इंटरव्यू आज लेंगे माननीय सिद्धेश जी। तो सिद्धेश जी और सब एक परिवार जैसे मित्र है, पूरा परिवार ही है। और नंदू भाई चौधरी इसीलिए विशिष्ट है क्योंकि हम हमेशा एक विनती करते हैं कि सबको गिर के पीछे नहीं भागना है, वहां की लोकल नस्ल को सम्मान पूर्वक रखना है। तो नंदू जी ने वो किया है, लाल कंधारी गौ माता को रखा है। और लाल कंधारी जो 3 से 4 लीटर तक जाती है, तो उन्होंने अच्छी सेवा दे करके, तो यहाँ पे सतत संपर्क में रहते थे कि भाई क्या खाना देना, कैसे रखना, एक दूसरे को समन्वय करना। तो आज उनकी लाल कंधारी एक आदर्श स्वरूप में जाकर के 12 लीटर तक चली गई है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमने 20 से ज्यादा नस्ल में देखा है कि मनुष्य में कमी है, गौ माता में कमी नहीं है। तो हमारी सभी देसी गौवंश को सही ढंग से खाना देना, सही ढंग से सेवा करना, उसका संवर्धन करना, सभी नस्ल सुधर सकती है। तो डांगी जैसे 1.5 लीटर वाली थी वो 4 लीटर पे चली गई और खाती गिर से 30% ही है, तो आराम से डांगी उनके लिए इकोनॉमी हो जाती है। ऐसे ही लाल कंधारी भी देखो, अच्छे से खाना दिया तो कहाँ पहुंच गई। और उनकी 13 महीने की बछड़ी जब वो 2 आंचल पिलाते, नंदू जी का मैं विशेष वापस धन्यवाद कहूंगा कि हम हमेशा कहते हैं कि उसके बच्चे का भी अधिकार है, तो आधा दूध उनका बच्चे है और आधा हम लेना। तो वो नंदू जी ने पालन किया। जब ये उनको 2 आंचल उसकी बछड़ियों को पिलाया गया तो 13 महीना में वो हिट पे आ गए और 13 महीने में गर्भ धारण कर लिया और इतनी जल्दी गर्भ धारण करके अति सुंदर परिणाम भी देने लगी। तो सभी देशी गौवंश में क्षमता है, फक्त जरूरत है उसकी सही ढंग से सेवा, भोजन और सही भाव की। तो मैं विनती करूंगा कि स्थानीय नस्ल करे और नंदू जी गौ कृपा अमृतम आधारित कृषि भी कर रहे, तो उसमें कई प्रकार की फसल, जो खास पहले सिर्फ गन्ना ही करते थे, तो वही काली चिकनी मिट्टी के अंदर अभी कितनी प्रकार की फसल कर रहे और गौ कृपा और गौ आधारित श्रेष्ठ परिणाम ले रहे, खुद खाद भी बनवाते हैं और गौ कृपा का एक आदर्श स्वरूप में वो लोगों को सिखाते भी है। तो धन्यवाद मित्रों। मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। मैं सिद्धेश पाटिल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज विजयादशमी के शुभ अवसर पे हम महाराष्ट्र के पुणे जिले में दौंड तालुका में केड़गांव नामक एक गांव है, वहां पर मोहन शक्ति गौशाला है जिसका संचालन श्री नंदू चौधरी जी करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे गुणवत्ता का काम लाल कंधारी नस्ल पे किया है और बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आइए आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी शुरुआत कैसे थी और अभी फिलहाल ये क्या कर रहे हैं। नंदू जी नमस्कार, जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी दर्शकों को आपका एक परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं नंदू चौधरी, मैं बेसिकली जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। हमारा जो फैमिली है, मेरे फादर जो फार्मर थे और बचपन से मैं गाय और भैंस में पाला हुआ हूँ। 1990 में मैं पुणे में एजुकेशन के लिए आया था और फिर एजुकेशन होने के बाद मैं LML वेस्पा कंपनी में ज्वाइन हुआ। 14 साल काम करने के बाद 2006 में हमारी कंपनी
बंद हुई तो मैं एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। पुणे में आने के बाद मैं गायत्री परिवार से जुड़ा और गायत्री परिवार से, गायत्री मंत्र से मुझे गौमूज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली। अच्छा जी। जी। तो नंदू जी मुझे बताइए कि आपने जैसे कहा कि गायत्री परिवार के मार्गदर्शन से आप गौ आधारित जीवन शैली के ऊपर आप स्विच किया, आपने बदला है आपके अंदर। तो देसी नस्ल तो बहुत लोग रखते हैं। शुरुआत यहाँ से कि बहुत लोग तो गौ पालन के वक्त जर्सी और एचएफ लेके आते हैं, तो उसको बाजू में रखते हुए आपने शुरुआत की देसी गाय के ऊपर से। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि अगर देसी गाय का नाम आता है तो लोग खाली गिर और साहिवाल, ये जो ज्यादा दूध देने वाली नस्लें हैं, इनके ऊपर ही जाते हैं। तो आपने लाल कंधारी इस नस्ल का चयन कैसे किया और लाल कंधारी की आपकी शुरुआत कैसे थी, आप सभी को बताइए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि बेसिकली जब मैं देशी गौंस का काम करने पे मेरी प्रेरणा हुई तो मैंने कई लोगों से बात करना चालू किया। अच्छा। उस समय के दौरान फिर आपके जो फादर थे, मेरे जो बचपन के मित्र है, फिर उन्होंने फिर आपका नाम लिया। अच्छा। और आपका लेने के बाद फिर बोले कि इसको भी थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप उससे भी बात कर सकते हैं और इससे भी आप मिलकर भी काम कर सकते हैं। जी। तो फिर उन्हें के बाद फिर आपसे भी मेरी बात हुई। जैसे कि आपने बोला कि देशी गौंस में आप गोपाल तरह जी काम कर रहे हैं जी। गिर पे, तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आप गिर रखो, सहवाल रखो। अच्छा, मतलब लोगों का कहना था कि आप गिर और सहवाल रखिए। बस वही करे, तो वो दिमाग में वही बैठा था। जी। उसके बाद में जैसे आपने बोला कि गोपाल सुतारी का ऐसा विजन है और उन्होंने लोकल गेट पे काम करने का सजेस्ट करते लोगों को। जी। फिर मैंने फिर महाराष्ट्र की जो भी नस्ल है उसमें देखना चालू किया और उसमें ऐसा पता चला कि जैसे डांगी है, देवनी है, किलार है, तो बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। जी। तो ये जो लाल कंधारी है, लाल कंधार है, तो इसमें बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और ये जात विलुप्त हो जा रही है। बिल्कुल। और ऐसे प्रदेश में है, ऐसे जिले में है कि वहाँ पे बहुत फसल कम होती है। अच्छा। उसके वजह से वहाँ पे लोग कम रख रहे हैं। अच्छा। तो इसीलिए अपने ये तो देशी गौंस अपने किया। जी। और सबसे बड़ा तो मैं ये कहूँगा कि जैसे गोपाल मिलता है जिसके प्रेरणा से कि उन्होंने बोला कि लोकल नस्ल पे आप काम कीजिए और आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, तो आप रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। आप लाल कंधारी नस्ल के इतिहास के बारे में बताइए कि इसका इतिहास क्या रहा और इस नस्ल की क्या खासियत है, आप सभी को बताइए। देखो, लाल कंधारी के इतिहास का मेरे को इतना ज्यादा जानकारी नहीं, फिर भी जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ उसमें ऐसा बोलते हैं कि एक राजा थे, उसका नाम क्या था? राजा सोमदेवरी। हाँ, राजा सोमदेवरी। तो राजा सोमदेवरी के बाद बहुत सारी लाल कंधार थी, ये नस्ल थी। ये नस्ल थी। और फिर ये वो एक्चुअली जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो अच्छा। उनका जो बेटा था, उनका बेटा ने उनकी ज्यादा परवरिश की एक पिताजी के सम्मान के लिए। अच्छा। और फिर उन्होंने वो लाल कलर थी इसलिए उसका लाल कंधार दिया गया। अच्छा। और ये सबसे ज्यादा बोलते कि जो परवर में जो कंधार तालुका है, उस कंधार तालुका में ये लाल कंधारी नस्ल पाया जाता है। महाराष्ट्र के जो कंधार तहसील है वो इस नस्ल का उगम स्थान है, वहां से नस्ल है। तो जैसे इन्होंने कहा कि राजा सोमदेवरी करके पुरातन समय में राजा थे, उन्होंने इस नस्ल को बहुत महत्व दिया, उन्होंने इस नस्ल का संवर्धन किया था। तो उनके देहांत के बाद उनका लड़का जो था, तो उन्होंने उनके पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए इस नस्ल को उनके पिताजी के नाम के ऊपर संबोधित किया था। तो वो जो प्रदेश था उसको पहला कंधार से पहले कन्हार प्रदेश कहा करते थे। तो कन्हार कृष्ण भगवान की भूमि कहा करते थे उसे। तो ये नस्ल रंग में लाल थी, इसलिए इसको लाल कन्हारी ऐसा पहले उन्होंने उपदेश किया। फिर समय के साथ साथ भाषा में थोड़ा बदल आते जाता है और उस बदल के दौरान इसको लाल कंधारी ये इसको पहचान मिली। जी। और 2019 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसका नोन किया। अच्छा, 1980 में। अच्छा, 1980 में जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, इन्होंने इसको रजिस्टर किया था। हाँ। जी। तो आप सबसे पहले बताइए कि ये जो नस्ल है इसकी वैशिष्टता क्या है, क्या क्या विशेषता है इसके अंदर है? इसमें एक बहुत दयालु एक्चुअली, वैसे पहले देखा गया कि बहुत दयालु है। अच्छा। और दूसरी बात है ना कि इस नस्ल में एक खास ये भी है कि ये दूध अच्छा देती है। जी। अगर आप उसे ठीक से रखो
या उसको बांध के ना रखो। जैसे आपने देखा कि हम लोग ने पहले लिया था ना, तो उसमें हम वेसन डालते थे जी अभी वेसन मुक्त कर दिया, तो वो जरा फ्री हो गई है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे उसमें ये है। अच्छा, तो अभी के स्थिति में आपके पास कितनी गाय है और अभी तक अपने कितने गायों पे नस्ल संवर्धन का काम किया है, ये आप बताइए। देखो 2019 में मैंने 23 गाय से शुरुआत की थी। 23 गाय से। 23 गाय से। अच्छा, तो उसमें अपना ध्येय यही है कि घर घर में हर, देखो गौशाला जो है आपातकालीन है, बिल्कुल गौशाला आपातकालीन। आपातकालीन है। हाँ, और हर फार्मर के द्वार पे ये गाय, उसका स्थान तो वो फार्मर ही है, किसान के घर पे ही सबसे उत्तम स्थान है गौ माता का। बिल्कुल तो घर घर में गाय होना चाहिए, अपना उद्देश्य है। बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे भी मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग है ना कि जर्सी रखते हैं, जर्सी रखते हैं इस प्रदेश में। इस प्रदेश में। अच्छा, और जैसे अपन ने किया चालू, जैसे लोगों को थोड़ा बहुत बताता हूँ, तो अभी लोगों का मौत तो मालूम गिर रहा है। तो हम लोग 2019 से जितने जैसे भी लोग आते गए गौशाला में, जो गौशाला से जुड़े गए, तो हम लोग ने एक डोनेट करना चालू कर दिया। अच्छा, तो अभी अपने पास 9 देशी वंश है, और उसमें से अपने करीब 44 अभी आज तक डोनेट किए हैं। अच्छा, मतलब आपने लगभग 40 के आसपास गाय अभी तक डोनेट किया हुआ है, दान किया है 2019 से। तो आपका दान करने का कारण क्या था? आपने किस स्वरूप में दान किया? तो कारण यही था कि अपना उद्देश्य वही है कि भाई इसका जो स्थान है वो शेतकरी का द्वार ही है, शेतकरी द्वार में होना चाहिए। और अगर जो खुली भाव से, अच्छी भाव से अगर कोई गौ माता मांगता है तो उसको देना चाहिए। बिल्कुल। भाव से हम लोग ने दिया, मतलब नस्ल संवर्धन हो, ये नस्ल घर घर तक पहुंचे। इस मुहिम के अंदर आपने, आपके पास जो अच्छी गुणवत्ता की गाय थी, आपने वो दी थी। जी। अच्छा, तो आप बताइए कि लगभग इन गायों का जो आपका रूटीन है हर रोज का, क्या आप व्यवस्थापन करते हैं इनका सुबह से लेकर के शाम तक? आप विस्तृत स्वरूप में सबको बताइए। जी देखिए, पहले तो हम इस गौ माताओं को कभी बांधते नहीं है। अच्छा, और इसको व्यसन भी नहीं है। आप जब भी जैसे भी मराठवाड़ा में जाएंगे ना, तो हर घर में व्यसन मिलेगा जी। तो हमने पहले उसको व्यसन मुक्त कर दिया है। अच्छा, और सब पहले 6 बजे हम लोग क्या करते हैं, उनको खुलाई रहती है, हम 6 बजे से उसको थोड़ा पहले पेन देते हैं, फिर चारा पानी करते हैं। अच्छा, और उसके बाद में फिर दोपहर को 3 बजे को चारा देते हैं, और शाम को फिर हम लोग थोड़ा चारा देते हैं और पेन देते हैं। ऐसा उसका रूटीन है। अच्छा। और सवेरे 6:30 बजे हम लोग दोहन करते हैं, और शाम को 6 बजे दोहन करते हैं। अच्छा, ये हमारा रूटीन है। तो आप दोहन करते हैं? जी, जी। आप बच्चे को 2 आंचल पिलाते हैं जी और 2 आंचल आप लेते हैं? जी, जी। अच्छा, आप इधर आइए, ये बाजू में आइए। नंदू जी, आप बताइए जी। कि लगभग आपकी ये जो गौ माता है, इसकी वैशिष्ट्य क्या है? इसका जन्म कब हुआ था? इसकी उम्र कितनी है? और फिलहाल की स्थिति में इसका क्या पोजीशन है? आप सभी को बताइए। देखिए, ये जो है ना, क्योंकि इसकी माँ जो है उधर बैठी हुई है जी। और इसकी जन्म तारीख है 14 नवंबर 2022। अच्छा, 14 नवंबर 2022। ये 13 महीने की हुई है तब ये लग गई थी। मतलब जब मित्रों ये 13 महीने की हुई थी, हाँ, तभी ये ज्ञापन हो गई थी नेचुरली बुल से। नेचुरल से। अच्छा, और ये अभी इसको 24 महीना भी नहीं हुआ है, 24 महीने को अभी 2 महीना बाकी हो रहा मतलब लगभग 2 साल का होने के लिए और 2 महीना छुट्टी ये गौ माता है। हाँ। और इसका बयान हो चुका है। जी जी। जी, तो आप बताइए कि इसका हाइट स्ट्रक्चर और इसका जो बनावट है, ये किस तरह से बना है? और सामान्य तौर पे जो रावलकंदारी नस्ल है, वो कितने साल होने के बाद पहला बच्चा देती है, और इस गाय ने कितने साल में दिया, बताइए सब। देखो, अभी जैसे कि नंदी का जो महत्व है ना, तो नंदी होने के कारण जी, और नंदी साथ में होने के कारण, तो इसका लागन थोड़ा जल्दी हो गया है। जल्दी हो रहा है तो सही समय पे। सही समय पे हुआ। जी जी जी। अच्छा, तो अभी आप इसके अंदर भी दोहन करते हैं? जी जी। तो इस गाय का आपने कितना दूध अभी तक देखा है? देखो, अभी हम लोग एक ही आंचल का दूध निकाल रहे हैं। एक ही आंचल का निकाल रहे हैं, तो ये करीब 1.5 लीटर दे रही है। जी, एक ही आंचल का निकाल। एक आंचल का 1.5 लीटर दूध देती है। मतलब लगभग दिन भर का इसका दूध। हम लोग ने ये सोच के कर रहे हैं कि छोटी है, इसको दूध कम रहेगा, इसके लिए हम 3 आंचल उसको पिला रहे हैं। अच्छा, तो अभी 1 महीने के बाद फिर 2 आंचल का निकालेंगे, 2 आंचल का उसका रखेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल। तो लगभग आपने जो देखा कि जैसे गोपाल भाई हमेशा कहते हैं कि 2 आंचल का दूध बच्चों को पिलाना जरूरी है, तो क्या आपने सही में कुछ महसूस किया कि 2 आंचल का दूध पिलाने से कोई फर्क पड़ता है? 2 आंचल का, देखो ये 2 आंचल का प्रोडक्ट है,
अच्छा। तो 2 आंचल ही लाया है। ये भी ये एक ही मनी से उससे ज्यादा है, बड़ी है। अच्छा। इसकी भी 2 आंचल लाए हैं। इसको भी 2 आंचल 2 आंचल लाए हैं। देखो आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको महसूस होगा जी। कि 2 आंचल बनाने से ये उसका रिजल्ट है। अच्छा जी जी जी। नंदू जी, आप अभी बताइए कि आपने जैसे गौशाला में अभी नंदी रखा है गायों का संवर्धन करने के लिए, तो आज की स्थिति में विज्ञान आगे जा चुका है, लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नंदी का क्या महत्व आपको है ऐसा लगता है, और आप किस तरह से दर्शकों को बताएंगे नंदी का महत्व क्या है आज गौपालन में? देखिए अभी दुनिया आगे जा रही है, ये बात सही है, लेकिन जो आर्टिफिशियल चल रहा है वो बहुत मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। भगवान की जो रचना है, भगवान ने जो रचना की है, उस रचना से अगर हम जाते हैं तो वो सही रहेगा। अच्छा। मैं उसको आर्टिफिशियल में बहुत उसके खिलाफ हूँ। अच्छा। और नंदी का ये महत्व है कि नंदी को तो ब्रह्मा का स्थान दिया हुआ है बिल्कुल, शास्त्रों में। और दूसरा कि जैसे कि ब्रह्मा ने उत्पत्ति की थी, वैसे ये अपना देशी का उत्पत्ति कर रहा है। जैसे 2019 से देखेंगे तो अपन ने करीब जैसे 20 से 22 इससे अपन ने बच्चे लिए हुए हैं। अच्छा मित्रों, जैसे हम शास्त्र देखेंगे तो शास्त्र में जो भी बीज है उसको ब्रह्म का स्थान दिया है। तो जैसे खेत में अगर हम अच्छा दर्जे का कोई बीज बोएंगे तो बहुत अच्छी फसल आती है, उसी तरह से अगर गौशाला में बहुत अच्छे गुणवत्ता का नंदी हो तो भले ही हमारी गाय अच्छी हो या ना हो गुणवत्ता में, फिर भी नंदी की एक अच्छे नंदी के कारण आने वाली जो पीढ़ी है बहुत अच्छे गुणवत्ता की पैदा होती है। तो यहाँ पर नंदू जी ने लगभग ये नंदी रखा है। इन नंदी महाराज जी का नाम शंभू है। और सबसे पहले हम लोग ने नंदी पहले खरीदा। अच्छा। नंदी, अगर गौशाला में नंदी नहीं तो गौशाला अधूरी है मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। जैसे शास्त्र में अगर हम देखते कि 100 योगी ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बाद जो पुण्य मिलता है वो एक गाय को चारा खिलाने से मिलता है, वैसे ही शास्त्र और एक बखान करता है कि एक नंदी को अगर हम भरपेट खा के सेवा करेंगे तो 100 गायों को खिलाने जितना पुण्य एक नंदी से प्राप्त होता है। इसका मतलब शास्त्र ने भी सबसे ज्यादा महत्व किसी चीज का दिया है तो नंदी का दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि उच्च गुणवत्ता के नंदी के क्या क्या लक्षण होते हैं, हम नजदीक से देखेंगे। आइए, सबसे पहले नंदी का जो कुकुंद है, तो ये कुकुंद जिसको कुंद कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको हम लोग जो वशिंड बोलते हैं, खांदा बोलते हैं इसे, तो महाराष्ट्र में शंकर जी का शिवलिंग का स्वरूप इसे माना गया है। तो ये बिल्कुल पहले पैर के सिधाई में ऊपर चाहिए। दूसरी बात, इस नंदी की जो पूंछ होती है तो ये पूंछ ऊपर एकदम मोटी और नीचे आती आती उंगली जितनी पतली होनी चाहिए, ये इस नंदी में है। तीसरी बात कि जो दुधारू गुणवत्ता के नंदी होते हैं उनका पिछला भाग बहुत बड़ा होता है और अगला भाग उसके तुलना में छोटा होता है। तो इस नंदी में अगर हम देखेंगे तो ये भाग बहुत बड़ा है, तो जितना बड़ा ये भाग उतना ही बड़ा उसके आने वाले बछड़ों का भी भाग बड़ा होता है। और अगर इसका ये भाग बड़ा होगा तो दूध की जो ग्रंथियां होती है वो गायों के अंदर बहुत अच्छी विकसित होती है। तीसरी बात, अगर आप देखेंगे तो इस नंदी की चमड़ी जो है बहुत पतली है, बिल्कुल ये हाथ में आ रही है। अच्छे गुणवत्ता के नंदी के यही लक्षण है कि इसकी चमड़ी बहुत पतली है, इसके ऊपर एक लस्टर है, पूरा चमक है। तो ये चमक खाली तंदुरुस्त गौवंश के ऊपर ही होता है। और तीसरी बात कि इसकी जो झालर है वो मुंह से लेकर के नीचे तक एक समान है। अगर हम गिर और साहिवाल में देखें, जिन नस्लों का शरीर की रचना बहुत लूज होती है, बहुत ढीली होती है, उनके अंदर आपको गलकंबल बहुत झूलता हुआ दिखता है। और जैसे अगर आप इस पर देखेंगे तो इसका गलकंबल पक्का है। तो जो भी कृषि काम में सबसे अच्छी गुणवत्ता की नस्ल है जो जमीन बहुत अच्छे से जोत सकती है, जैसे नागौरी नस्ल है, खिलार नस्ल, हरियाणवी नस्ल है, उन नस्लों में आपको ये देखने मिलता है। नंदू जी, अभी आप बताइए कि जैसे आप पहला पुणे सिटी में रहते थे, शहर में थे आप, तो वहां से आपके पूरे परिवार का यहाँ आने तक क्या सफर रहा, क्या बताइए? देखो सफर रहा बोले तो वैसे देखा गया तो जैसे कि हम लोग पुणे जो मेन सिटी है उसका अंदर सबसे बड़ा जो एरिया है मगरपट्टा सिटी है। पुणे के अंदर मगरपट्टा सिटी है, ये आपका स्थान था? अच्छा। तो अभी वहाँ पे हम लोग 2004 से रहते थे। अच्छा। और 2022 में फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा। और आप देखिए कि हम लोग ने पूरा इको फ्रेंडली घर बनाया है। इसके अंदर हम लोग ने सीमेंट यूज नहीं किया है। सीमेंट यूज नहीं किया, स्टाइल भी नहीं लगाया है। अच्छा। और जो गोबर, चूना, सनला और
मिट्टी उससे हम लोग ने उसको लिपा हुआ है। लिपा हुआ हाँ है। जी जी। अच्छा, और हम लोग 15 दिन में 8 दिन में उसको गोबर से लिपते रहते गोबर हैं। से लिपते रहते हैं। अच्छा जी। तो आज नंदू जी के धर्मपत्नी भी हमारे साथ है। तो आप सभी को बताइए कि जैसे आप शहर से यहाँ पर आए गायों के बीच में, तो आने से पहले आपका क्या विचार था और अभी आपका क्या अनुभव रहा है इसके अंदर, आप सभी को बताइए। जय गौ माता। हम लोग जब सिटी छोड़ के इधर आए ना, तो मुझे मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी कि मत जाओ ये ऐसा अच्छा एरिया छोड़ के। तो मैं बोली अरे आप लोग आके तो देखो ये एरिया में क्या है वहाँ पे। अच्छा, हाँ मतलब आपके दोस्त पहले कह रहे थे हाँ, मेरी फ्रेंड कि ये सब छोड़ के मत जाओ। मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ, ये एरिया छोड़ के मत जाओ बोल रही थी। अच्छा। तो मैं बोली अरे आप वो एरिया क्या बोल रहे हैं, यहाँ आके ये एरिया भी देखो यहाँ भी क्या है तो पता चलेगा आपको। तो वो आके आके रह चुकी मेरे पास, तो बोली अरे ये भी तो बढ़िया एरिया चुना तूने। सब ये ना गौ माता की वजह से एक्चुअली वैसे देखा गया तो, और जो हमने नेचुरल किया है उसकी वजह से। अच्छा, तो जैसे हम जब कंक्रीट के घर में रहते हैं और ये आपने कुदरती घर आपने बनाया है, तो आपके स्वास्थ्य में आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? बहुत बहुत बहुत। अच्छा, तो क्या क्या आपका कहीं पे पैर रखा ना तो ऐसे खींचते जाते। अच्छा। यहाँ पे ऐसा महसूस नहीं होता है। अच्छा। हाँ, जैसा वो ठंड होती है ना वो ये घर में नहीं रहती। अच्छा हाँ, ये घर में वो एक अच्छा। अगर हम लोग गौ माता के गोबर से लेपते हैं ना, जी। तो ठंड के समय ना ठंड नहीं लगती है। अच्छा। और उसमें जब गर्मी का सीजन होता है तो गर्मी नहीं लगती है। अच्छा। और अभी जब हम लोग आए थे ना तो मेरी माता जी को शुगर थी। अच्छा। तो 4 महीने के अंदर गौ माता के सहवास से और वो जो हम लोग जो हालात में रहते हैं जी। तो उसके वजह से 4 महीने में शुगर नील हो गई है। 4 महीने में शुगर नील। और इसको 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 संधिवाते हैं। जॉइंट का प्रॉब्लम। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम। हाँ, करेक्ट कर। तो उसको अभी 90% उसका ठीक हुआ। उसको वैसे देखा गया तो स्टूरेट चल रहा था। अच्छा, अभी वो भी बंद हो गया है। मतलब पूरा इनका जो फार्मेसी का खर्चा था जी, जी। और जो भी परेशानी थी जी जी। वो लगभग पूरा मिट चुका है, खाली गौ माता की कृपा से। अच्छा, तो मित्रों आज जैसे हम देखते हैं कि जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बड़े बड़े शहरों में लोग आज जाते हैं, बहुत अच्छे पैमाने पे उनको सैलरी मिलता है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर जिंदगी में सबसे बड़ी चीज अपने लिए कोई है तो वो स्वास्थ्य हम पैसे से खरीद नहीं सकते। तो सबसे अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीजें करनी जरूरी है, जैसे व्यायाम है, अच्छा अन्न ग्रहण करना है, लेकिन उसी के साथ गौ माता का सहवास बहुत जरूरी है। गाय पृथ्वी पे एक ऐसा जीव है जिसका प्राण ऊर्जा नहीं कह सकते, जिसके अंदर ऊर्जा जो है वो सबसे बड़े स्तर पे होती है। तो जब हम गाय के सहवास में रहते हैं तो कुदरत का अंदर एक नियम है कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऊपरी स्तर से निचले स्तर पे ऊर्जा का प्रस्थान होता है। तो गाय की ये जो बहुत बड़े पैमाने पे आने वाली ऊर्जा है, ये हम मनुष्यों के अंदर जाती है और इसके ऊर्जा के कारण हमारा शरीर जो है ये खुद को फिर से रिवाइव करके पूरा ठीक कर लेता है। तो जैसे अभी आपने कहा कि आपके माताजी का डायबिटीज था, तो शुगर थी, तो शुगर के अंदर बहुत सारे खाना खाने से पहले इंजेक्शन लेना पड़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है। अभी तो कुछ नहीं है। अभी की स्थिति क्या है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कोई गोली चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। अच्छा जी। तो मित्रों ये चीज है कि गाय का अगर हम बोलेंगे कि उसको भगवान का स्थान क्यों दिया है, तो ये ईश्वरीय तत्व गाय के अंदर है कि जो चीजें आज मॉडर्न साइंस बोलता है इनक्यूरेबल है, डायबिटीज जल्दी ठीक नहीं हो सकता, बीपी का इश्यू जल्दी ठीक नहीं हो सकता, तो खाली गौ माता का जो भी गव्य है वो प्राशन करने से ये सभी चीजें ठीक हो सकती है। अभी आप शहर में जैसे रहते थे तो वहां पर तो पैकेट का दूध आता है, वहां पर छाछ दही सब पैकेट का मिलता है, तो वो खाने के शैली में और अभी के शैली में आपको कितना डिफरेंस है, आप बताइए। 100%। 100%। अच्छा, 100%। मतलब क्या गुणवत्ता में फर्क लगी आपको? कुछ नहीं मिलता, नहीं टेस्ट भी नहीं है, और वो तो डुप्लीकेट मिल रहा ना बाहर। अच्छा। हाँ, ओरिजिनल का है। हम तो तुरंत निकाला हुआ दूध का ही दही जमाते हैं और तुरंत निकाला वही दूध पीते हैं। अच्छा। आप लगभग अभी के समय में कितना दूध दही और घी खा लेते महीने भर में?
हाँ, वो तो हर एक रूटीन में है एक्चुअली। तो रूटीन में कितना खा लेते हैं? रूटीन में देखो सवेरे 1 गिलास पी लेते हैं और शाम को 1 गिलास पी लेते हैं। अच्छा, सुबह और शाम एक गिलास। और थोड़ा सा छाछ वगैरह जैसे तू बनाते घी बनाते हैं, अच्छा। तो छाछ रहते तो छाछ पी लेते हैं। तो धारोष्ण दूध जो कच्चा दूध होता है, तो उसका आपको क्या महत्व महसूस हुआ कि अगर आप सुबह और शाम दूध निकालने के बाद वो पीते हैं, तो कच्चा दूध जो शहर में नहीं मिल पाता वो आप यहाँ पर प्राशन करते हैं, तो उसका क्या आपको फर्क महसूस होता है? जैसे कि देखो शास्त्र में दूध को तो अमृत बोला गया है, बिल्कुल। और वो मैं महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे भी 1 गिलास दूध पीते हैं या उससे भी कम दूध पीते हैं तो इतना एनर्जेटिक बन जाता है आदमी, तो थकान महसूस ही नहीं होती है। अच्छा जी। तो सबसे पहले तो ये बहुत एनर्जेटिक लगता है और दिन भर आदमी आराम से काम करता है, कोई शक नहीं है। अच्छा, अगर आज हम देखेंगे कि रासायनिक खेती जो लोग करते हैं उसके कारण जीव जंतु पशु पक्षी ये बहुत बड़े पैमाने पे मर रहे हैं। अभी आपका लगभग 2-2.5 एकड़ का पूरा क्षेत्र है, 2.5 एकड़ का है, जहाँ पर आपका घर, गौशाला और खेत एक साथ है। तो यहाँ पर कितने प्रकार के पशु पक्षी है और इनके वर्तन में आपने क्या फर्क देखा, आप बताइए वो। देखिए हमने जब ये जमीन ली थी ना, उस समय एक भी झाड़ नहीं था, यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं था। तो हमने बहुत सारे पेड़ लाके लगाए हैं। उसके बाद में भगवान की कृपा से बहुत सारे पेड़ भी आए हैं, जैसे कि बरगद आया है, उसके बाद में उसको क्या बोलते हैं, पीपल आया है, और दूसरा औदुंबर भी आए हैं जी। तो और दूसरा कि हम जब आए थे तभी इतना चिड़ी वगैरह नहीं आते थे, तो चिड़िया का भी बहुत सारे प्रकार की चिड़िया दिख रही है, अलग अलग प्रकार की चिड़िया दिख रही है। अच्छा। और मोर पंखी वाली चिड़ी भी दिखती है, जैसे काली हो गई, पीली हो गई, नीली हो गई। अच्छा, सब चिड़िया दिखती है। और हमारे पैरोट भी दिखते हैं। अच्छा, आपको पैरोट भी मतलब मोर अपना मिट्टू भी दिखता है? मिट्टू भी दिखता है। अच्छा। और अभी जो मधुमाछी का जो है ना, वो मधुमक्खी का 3 मधुमक्खी का ये छत्ते। अच्छा, तो जैसे अगर हम केमिकल का रेसिड्यूज कम प्रमाण में निसर्ग में, कुदरत में छोड़े, तो पशु पक्षी भी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर रहते हैं। मधुमक्खियां जो सबसे अहम भूमिका परागीकरण का जो है, पॉलिनेशन का, वो निभाती है। तो ये जो पशु पक्षी, ये कीट नाश का काम करते हैं, जो भी बिना काम के कीट है वो खा लेते हैं। तो जैसे सुबह शाम का वक्त होता है, उनका आवाज आता है, तो हम शहर में तो वो महसूस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप इतने अच्छे प्रमाण पे आपने पेड़ लगाए हैं, इन पेड़ों के ऊपर वो रहते हैं, तो सुबह शाम आपको उनका आवाज आता होगा। तो क्या इसकी तुलना कोई पैसे में कर सकता है? नहीं कर सकते। और उसका जो चू करती है, जो साउंड आता है ना, वो जैसे म्यूजिक है, वो एक सुकून मिलता है उससे, सुकून मिलता है। जी बिल्कुल, कुदरती म्यूजिक है जो कोई पिंजरे में रखे हुए पक्षियों से नहीं निकालता। हाँ, हम लोग साउंड से उसको महसूस नहीं कर सकते, जो नेचुरल है। अच्छा, तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गाय बंधी हुई है, तो आप गाय बांध के रखते हैं या आपका मुक्त संचार है? अभी इसको दोन करना है, इससे बांधे हुए, आपको रिकॉर्डिंग करना है, इससे बांधे हुए ना, हम लोग मुक्त करते हैं। जैसे देखिए मुक्त हम लोग पूरा ओपन एरिया है जी, उस एरिया में हम लोग उसको छोड़ देते हैं। मित्रों, हमने रिकॉर्डिंग शुरू करते वक्त ये जितने भी गाय थी तो इतनी चंचल है कि हमको लगभग 8 से 9 बार रिटेक लेना पड़ा। तो इसके कारण अभी हमने यहाँ पर बांध के रखा है कि एक बार रिकॉर्डिंग हो जाए तो फिर से हम इनको मुक्त छोड़ दें। तो इतनी फुर्ती इन नस्लों में है, लगभग हिरन की जैसे, कि 1 मिनट में यहाँ से वहां से यहाँ। इस गौ माता ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, लगभग 14 दिन का बच्चा है। इन्होंने अभी मुझे बताया कि 4-5 दिनों पहले लगभग 6 फुट की ऊंची दीवार थी, तो बच्चे ने एक छलांग में वो पार कर ली। तो इतनी फुर्ती जब इन गायों के अंदर होती है, तो वही उनका दूध, और गौवे के अंदर वही ऊर्जा, प्राण जो उनके अंदर ऊर्जा होती है गायों के अंदर, वो उनके गौवे से हमको मिलती है। और अगर वो दूध हम प्राशन करेंगे तो हमारे अंदर भी वही चेतना शक्ति आती है। जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने आपका समय दिया। अभी हम चलेंगे कि नंदू जी के आजू बाजू में इन्होंने बहुत सारे प्रकार के सब्जियां लगाई है, तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनको परिणाम आए हैं। इसकी माँ से भी थोड़ा मिलाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, इसकी जो माँ है, अभी इसका करीब 5वां वंश है। अच्छा, अभी 4था वंश है। इसका नाम सीता मैया है। अच्छा, और सीता मैया की ये लड़की है राधा, और राधा से पहले फिर वो गंगा थी। अच्छा, आप देखेंगे ना तो ये गौश में ये भी खासियत है कि कभी ये बीमार नहीं गिरती है।
ये कभी बीमार नहीं कभी नहीं, शंभो भी आज तक बीमार नहीं किया, हम लोग एक इंजेक्शन नहीं दिया गया अभी तक उसको, करता। अच्छा, और ना इसको दिया है ना किसी को दिया। मतलब अभी तक आपने एक भी बार उसको इंजेक्शन नहीं दिया? नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी? जरूरत नहीं पड़ा। मित्रों, ये अपने आप में एक चमत्कार है कि किसी भी वेटरनरी की जरूरत ना पड़ते हुए जिस आदमी का आधा जीवन शहर में गया वो विदाउट एनी मेडिकल एक्सपेंस से गौवंश को रख पा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे थोड़ा भी अगर तापमान में कम ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो जर्सी गाय को बहुत बड़े पैमाने पे ग्लूकोज देना पड़ता है, उसको सलाइंस के स्वरूप में बहुत खर्चा है। अगर हम बोलते कि वो बाल्टी भर दूध देती है, प्रॉफिटेबल है, तो उसके तुलना में उसका खर्चा भी देखना चाहिए। आज अगर हम देखेंगे तो इस नस्ल का नंदू जी आप बताइए क्या खर्चा रहा? कुछ नहीं देखा गया तो कुछ खर्चा नहीं। कुछ गुजरा नहीं। एक दिन भर में ये नस्ल कितना खा लेती है चारा? वैसे देखा गया ना तो करीब 20 से 30 किलो खाती है। अच्छा। उससे भी कम, उससे भी कम। 20 से 30 किलो के अंदर ही निभा लेती है पूरा। पर उसमें भी और रहता है, मतलब लगभग 15 किलो के आसपास ही खाती है। 15 से 20 किलो पकड़ के चलिए मोटा मोटा। अच्छा। खाती है, हाँ। हाँ हाँ, तो मित्रों 15 से 20 किलो चारा दिन भर में खा लेती है। वहां पर आप अगर एचएफ का देखेंगे तो 45 से 50 किलो कहीं नहीं गया, कम से कम 45 किलो तो वो खा ही लेती है दिन भर का, और उतना खा के 15 लीटर दूध दे रही है। और ये अगर चलिए आप मान के चलिए 15 से 20 किलो भी खाती है, तो आज इनका नंदू जी का कहना है कि 2 आंचल से लगभग 3 लीटर दूध आता है, मतलब एक समय का 6 लीटर। तो इनका दिन का 12 लीटर दूध है, और इस 12 लीटर दूध ये जो 20 किलो चारा खा के दे रही है, इसकी गुणवत्ता में और एचएफ जर्सी की गुणवत्ता में कोई मैच नहीं, अनमैच है दोनों, कोई इनके बीच में तुलना ही नहीं हो सकती। नंदू जी, अभी हम एक काम करेंगे कि जो आपके घर के आजू बाजू में आपने सब्जियां लगाई है, जो आप गौ कृपा अमृतम के ऊपर करते हैं, तो वो आप सभी दर्शकों को दिखाइए, और किस तरीके से आपने वो उगाया जी, वो हम पूरा आपका सफर देखेंगे। देखिए जैसे कि हमारी जो गंगा है, जैसे पहले वीडियो में बताया कि उसको हमारी जो गंगा वो 22 महीने की है, और 22 महीने की गंगा ने हमारे एक ही आंचल का बच्चा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम लोग 3 आंचल का दूध पिलाते हैं। उसमें से अभी एक ही आंचल का दूध है, देखिए कि इसका दूध का क्वालिटी कितना है। अब देखेंगे तो ये एक ही आंचल का दूध है ये, और एक आंचल का दूध में वो भी बच्चा पी लेता है, इसलिए निकाला, और भी निकाल सकते हैं दूध। तो आप देख सकते हैं कितना, 1 से 1.5 लीटर का दूध है ये, मेरे ख्याल से लगभग 1.5 लीटर का दूध है ये। सर मित्रों, अभी हम देख सकते हैं कि बंसीगिर गौशाला से जो निशुल्क नेपियर मिलता है, तो नंदू जी ने भी वो प्राप्त किया था, और उन्होंने वही नेपियर का यहाँ पर प्लांटेशन किया। तो अभी नंदू जी से हम जानेंगे कि कितनी बढ़ोतरी में इसका स्पीड कितना है, गाय कैसा इसको प्रेफर करती है, खाने में नहीं करती, वो हम जानेंगे। देखिए हम लोग ये वैसे देखा गया तो 25 से 35 दिन के अंदर आ जाता है। अच्छा, 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर आ जाता है, और इसका हम लोग कुट्टी के साथ में कुट्टी करके डालते हैं। अच्छा। इसके साथ में थोड़ा गन्ना का डाल दिया, गन्ना डाल दिया, और अगर गन्ना नहीं रहा तो फिर
कद्दू जौहरी बोलते हैं, उसके साथ में या मक्का के साथ में डाल देते हैं। जवार, मकई या बाकी जो आपके चारे हैं गन्ने के साथ कर आप ये मिक्सर में डालते मिक्सर हैं। में डाल देते हैं। अच्छा। और वो पैसे खाती है, प्यार से खा लेती है। बहुत प्यार से खाती है। तो जो बाकी नेपियर में अगर देखेंगे तो ये जो तना होता है, जी तो तना गाय छोड़ देती है, वो खाती नहीं, पत्ता खाती है। जी। तो इसके अंदर आपका क्या अनुभव रहा? इसमें ये तना भी खाती है, तना भी खा तना लेती भी है। खा लेती है। आप इसके अंदर खाद और स्प्रेइंग के अंदर क्या करते हैं? इसमें स्प्रेइंग तो कुछ करते नहीं है, बस खाद में स्लरी छोड़ते हैं और स्लरी में गोबर अमृत छोड़ते हैं, बस वही उसको दे रहे हैं। जैसे बाकी फसलों में करते हैं जी, जी, वैसे। वैसे तो ही अभी आपने यहाँ पर पिछली कटाई कितने दिनों पहले की थी? ये अभी मेरे ख्याल से 27 से 28 दिन का ही है करीब। 27 से 28 दिन पहले की थी और उसके बाद अपना ये मिल चुका है। मिल चुका है। आपने शायद यहाँ पर जिंजवा भी लगाया है? जिंजवा लगाया, उस साइड में लगाया। जी, चलिए आइए वो देखेंगे अपन। ये जिंजवा घास जो है हम लोग ने बंसी गिर को सारा से लाए थे। देखो इसका जो कांडी में दिखा था आपको जी, तो इसको ऐसा ये करके लगाया था, ऐसा ऐसा करके लगाया था, अच्छा आपने इसकी आंख लगाई थी? ऐसे आग लगाई थी जी, और ऐसे लगाने के बाद ये वैसे देखा गया तो 30 से 40 दिन में ही ये आ जाता है। गोगो को हम लोग छोड़ते हैं ना तो 30 से 40 दिन से आ जाता है। और इसका खासियत ये है ना, इतना प्यार से खाती है गौ माता ना, बहुत प्यार से खाती है। सबसे पसंदीदा? सबसे पसंदीदा ये है। अच्छा, मेथी घास से भी ज्यादा? मेथी घास से भी ज्यादा, अच्छा, तो इसका पसंदीदा है। जी, तो और मुझे दूसरा पार्ट में भी लगाने का है अच्छा। और सोच रहे हैं कि थोड़ा बड़ा लगा देते हैं इसको। किसान मित्रों, नंदू जी के यहाँ से बहुत सारे किसान नेपियर और जिंजवा इनकी गठाने मुफ्त लेके जाते हैं। नंदू जी भी निःशुल्क देते हैं, तो और गौकृपामृतम भी निःशुल्क देते हैं। तो कोई भी किसान को जो कि पुणे के नज़दीक है, उनको अगर इसके गठाने चाहिए होंगे तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। नंदू जी का हम नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से निःशुल्क जिंजवा और नेपियर इनके आपको गठाने मिलेंगे। जी जी। और नंदू जी, दूसरी बात कि ये खाने के बाद दूध के अंदर गाढ़ापन और घी का प्रमाण कुछ बढ़ा है? हाँ, इसमें एक्चुअली देखा क्या ना तो घी का और जो दूध का क्वालिटी ना वो बहुत अच्छा आता है, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जी, ये खिलाने के बाद? खिलाने के बाद तो किसान मित्रों, जैसे बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटी के घास है, बिल्कुल उनका भी स्वीकार करना चाहिए। जो अच्छा है वो स्वीकारना ही चाहिए, लेकिन उसी के साथ जो हमारा पुराना था, जो अच्छे गुणवत्ता का था, उसे कभी भूलना नहीं। तो ये हमारी जो धरोहर है, जो देसी नस्ल है, इनका कहीं ना कहीं अस्तित्व रहना बहुत जरूरी है। और अगर हम इसको अपने जीवन शैली में फिर से लेके आएंगे तो फिर से हम जो हमारा प्राचीन परंपरा थी, जो कि गुणवत्ता थी, हमारी जो सेहत बहुत अच्छा रहता था, वो हम फिर से वापस मिला पाएंगे। नंदू जी, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर हम मोरिंगा सहजन जिसे कहते हैं अपन, महाराष्ट्र में शेवा कहते हैं, तो आपने ये भी लगाया है यहाँ पे। तो ये किस कारण लगाया आपने? देखिए, जैसे गोपाल जी बताते थे कि बांध का जो उपयोग होना चाहिए, अच्छा, चारे के लिए हो या अपने खाने के लिए हो, तो उसका हम लोग पूरे उपयोग कर रहे हैं। आप अच्छा। देखेंगे तो पूरा लाइन में इधर सर्जन लगाया हुआ है, उस अच्छा। बांध पे भी लगाया हुआ, उस आड़ा जो बांध है ना जी। और इस बांध में भी लगाया हुआ है। अच्छा, तो पूरा ये मोरिंगा, उसके बाद में हदका लगाया हुआ है, हदका भी है, जी। ये सब लगाया हुआ। और ये कुट्टी के साथ में हम लोग डालते हैं, बहुत प्यार से खाती है, तो आप ये मिक्सर में देते हैं? तो मिक्सर में देते हैं। अच्छा, तो जैसे गोपाल जी ने कहा था कि ये खिलाने के बाद गाय के ऊपर लश्टर बहुत आता है, चमक बहुत आप आती तो है, देख ही रहे हैं तो अभी आपने वो महसूस किया उसके अंदर? जी, महसूस किया, देख ही रहे ना आपने। अच्छा, अब देखो गंगा को 24 महीने में बच्चा दे रही है और कितनी बड़ी देख रही है, बिल्कुल। इससे बड़ी क्या बात क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो फलिया है, इसका आप घर में प्रयोग करते हैं? जिसमें घर में करा पड़ता तो ये वैरायटी आपने कौन सी कही? ये ओडिसी ओडिसी 3। ओडिसी 3। अच्छा, ओडिसी 3। तो किसान मित्रों देख सकते हैं अपन कि इसका तना जो है लगभग 1 साल का पौधा है। तना इसका इतना बड़ा है और ऊपर देखेंगे तो बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचा है। इसको अभी तो फ्लावरिंग आ रही है, फलियां भी पकड़ी है और इसके पत्ते भी बहुत अच्छे लश्टर के साथ है। तो जैसे एक बैलेंस डाइट होना जरूरी है, हम पूरा अच्छा आहार खाते हैं, वैसे गायों के लिए भी अगर आप एक ही प्रकार का चारा खिलाएंगे तो उनके अंदर बहुत सारी समस्या आ सकती है। तो उनको भी अलग अलग प्रकार के अगर हम चारा खिलाएंगे तो उनका पाचन बहुत अच्छा होगा, उनके गोबर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आएगी और दूध की भी गुणवत्ता बनी रहेगी। तो अलग अलग पाकों को एक साथ मिला के उनके आहार में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। मित्रों, ये ऑस्ट्रेलियन रेड निपर है, इसके अंदर क्रूड प्रोटीन और लोह का परिमाण ज्यादा होने के कारण ये लाल होता है और गौ माता उसको अच्छी तरह से खाती है, इसके लिए हम लोग ने ये थोड़ा लगाया हुआ है। किसान मित्रों, अभी हम नंदू जी के मेथी घास के प्लॉट पे है, जिसको हम हेज लूसन कहते हैं इंग्लिश में। तो नंदू जी बताइए इसके बारे में। तो ये मेथी घास जो है ना कि 3 साल चलता है और ये गौ माता बहुत अच्छी तरह से खाती है। अच्छा, इसके लिए उसको लगाया हुआ है, बहुत प्यार से खाती है। अच्छा। तो इसका एक जो कांडी जो है ना जी। वो छोड़ती नहीं है, सब खा जाती है। अच्छा, जी जी।
ये थोड़ा सा बड़ा हो गया अभी, और थोड़ा बारिश के कारण, ज़्यादा बारिश हुआ उसके कारण थोड़ा ये खराब हो गया है, लेकिन वो गोप्रो अमृत से बहुत अच्छा हुआ था इसका रिजल्ट। अच्छा, तो आप खाली मेथी घास से खिलाते हैं या वो बाकी चारों के साथ मिक्सर करके देते हैं? ये खाली मेथी घास खिलाते हैं। आज मेथी घास खिला दिया, अच्छा फिर सवेरे जिंजवा घास खिला दिया, अच्छा, उसके बाद में फिर कुट्टी डाल के जो अपना नेपियर है, सुपर नेपियर है उसके साथ में, और गन्ना थोड़ा मिक्स करके ना ऐसे खिला देते हैं। अच्छा, तो आप अलग अलग चारा अलग अलग समय पे गाय को खिलाते खिला हैं देते हैं जिनसे उनका पचन भी अच्छा हो जी, और गुणवत्ता भी बनी रहे। अच्छा, तो इसमें अगर देखेंगे तो मेथी घास में मक्खियों का प्रादुर्भाव बहुत है जी जी कि जो उसको सकिंग पेस्ट अपन बोलते हैं, जी, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप है, ये द्विदल है। जी जी जी। तो इसके अंदर आपने कुछ ऐसा देखा? इसमें अंदर वैसे देखा क्या ना, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है बाकी लोगों का कि इसमें बहुत वो लोग पेस्टिसाइड मारते हैं। तो अच्छा, आज तक मैंने इसको पेस्टिसाइड मारा नहीं, टू फ्रैंक कभी मारा नहीं? कभी मारा नहीं गया। ये कितने साल पुराना है आपने कहा? ये अभी इसको तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल चल रहा है अभी। तीसरा साल आपने तीसरे साल में कितने बार काटा है अभी तक ये? इसको वैसे देखे क्या ना, एक एक वापा हम लोग काटते हैं ना, अच्छा, तो एक वापा जो है वो करीब 20 दिन के बाद आ जाता है। तो आप 20 से 25 दिन के बाद आ जाता है। समझ के चलिए 1 महीने में एक बार तो काट ही लेते हैं काट ही अपन। लेते हैं, काट ही लेते तो हैं। साल में 12 बार, बार मतलब लगभग 30 से 35 वक्त आपने इसको काटा काटा है। हुआ है। इतने बार काटने के बाद भी इसका फूटा क्वालिटी एक जैसा है? ऐसे जैसा ही, एक जैसा ही है। अच्छा एक जैसे ही अच्छा, है। पर थोड़ा ज्यादा बारिश होने के कारण इसको ज्यादा बारिश नहीं चलता है, जिसके कारण थोड़ा सा खराब हो गया है। नमस्कार। जैसे गोपाल जी ने बताया था कि 5 सरल चरणों में, तो ये 5वां चरण में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो गोबर का खाद है, ये गोकुप्रो अमृतम से इसको कंपोस्ट किया गया है। ये साधारण मेरे ख्याल से 40 से 45 दिन में ये कंपोस्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा उसका रिजल्ट है। मित्रों, अभी हम नंदू जी के खेत में खड़े हैं। इनके हम अरहर के फसल में है, तो इन्होंने पूरा फसल गौ कृपा अमृतम के ऊपर ही किया है। तो आज स्थिति देखिए, लगभग इनका जुलाई महीने के मतलब मध्य जुलाई के बीच इन्होंने इसका बिजाई की थी, और अभी 3.5 महीने का ये फसल है। तो लगभग इसकी ऊंचाई देख सकते हैं कि मैं 5-8 मेरी ऊंचाई है, तो मेरे भी ऊपर लगभग 6 फीट का ये हो चुका है। बहुत बड़े पैमाने पे फ्लावरिंग है इसके अंदर, और लस्टर भी बहुत खूबसूरत है। तो आइए हम जानेंगे नंदू जी से कि गौ आधारित इन्होंने अरहर कैसे ली, तो सभी को बताया नंदू जी। जी देखिए, हम लोग ने ये जुलाई मिड में लगाई थी। अच्छा, और ये इसलिए ली थी कि इसका जो पाला है, पत्ता जो है ये अपने गौ माता खाती है। अच्छा, और इसका जो अपने को दाल मिलेगा ये बहुत पौष्टिक और को आधारित किया हुआ है, इसके लिए मिली। और इसका एक भी जो है वेस्ट नहीं जाता है, और जो बचा हुआ हम लोग खेत में उसको सब कार्बन के रूप में डाल देते हैं। तो अगर हम पुणे में ये क्षेत्र में देखेंगे तो जितना भी किसान गन्ना उगाता है, बाकी फसलें उगाता है, तो उसका जितना भी सूखा कचरा है वो जला देता है जी। तो वो जलाने में, और आप जो कह रहे हैं कि इसका कुछ भी कचरा हम फेंकते नहीं है, जलाते नहीं, वो पूरा मिट्टी के अंदर ही डालते हैं, तो इसके अंदर आपको क्या फर्क महसूस हुआ? देखो हम लोग अगर छोटा घर भी बनाते हैं जी, और उसका खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद घर बनाने के बाद शास्त्र के अनुसार अगर हमने खुदाई करते समय, जलाते समय, तो कितने कीटाणु मर जाते हैं। बिल्कुल। और उसके मतलब वास्तु शांति भी करते हैं, उसके लिए वास्तु शांति। अगर इस पार्ट में हम लोग ने जला दिया तो कितने कीटाणु मर जाएंगे और कितना पाप लगेगा। इसीलिए कि हम लोग कभी गन्ना भी लेते हैं, जो भी करते हैं, तो एक भी बत्ती जलाते नहीं है। अच्छा। और हम उसको छोटा करके इस पे छोड़ देते हैं और उसका खत बन जाता है। आपने इस प्लॉट में गौ कृपा के साथ साथ कितने बार स्लरी दी और कितना आपने स्प्रेइंग किया, वो आप बताइए। देखो, इसमें स्प्रेइंग करने को हमको टाइम नहीं मिला क्योंकि बारिश बहुत था। अच्छा, और उसमें गौ का अमृत हम लोग स्लरी के अंदर डाल के ही छोड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने स्लरी के अंदर उसको इंटीग्रेट किया, मिलाया, जिलाया, और उसके बाद आपने जमीन में छोड़ा। जी, जमीन में छोड़ा। तो अभी इसको हमने 2 बार ही दिया है। इसका कारण ये है कि बारिश ही गिर रही, तो हमको छोड़ने को टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, और पार्ट के द्वारा पानी देने में हमको टाइम ही नहीं मिला, इसलिए उसको गौ का अमृत 2 बार ही दिया हुआ है। जी, जैसे अभी मैं देख सकता हूँ कि इसमें कहीं भी रोग और कीट का प्रादुर्भाव नहीं है। और इसमें हमने ये भी नहीं किया, फवारनी भी नहीं की, केमिकल स्प्रेइंग भी नहीं किया है। केमिकल में किसी का भी स्प्रे नहीं किया है। अच्छा, तो आप, मैं जैसे आ रहा था रास्ते में, तो
इसके अंदर पॉट बोरर, इसके अंदर वो जो इल्लियां पड़ जाती है, हाँ। तो बहुत बड़े पैमाने पे इसके अंदर रोग होता है। होता है। तो आपने क्या देखा कि कभी आपके पूरे क्षेत्र में कभी ऐसा कोई रोग आया? नहीं आया, नहीं कभी रोग नहीं आया। कभी नहीं आया। तो मित्रों, ये गौ कृपा अमृतम और गौ आधारित कृषि की ताकत है कि एकदम कम खर्चे में, जो कि गोबर तो इनका निःशुल्क ही है, गाय का ही गोबर घर का है, तो बस उतना ही डाल के अगर ये इतना अच्छा गुणवत्ता का फसल ले रहे हैं, तो सोचिए कि जो गोपाल भाई ने 5 सरल चरणों में कृषि है प्रोटोकॉल दिया है, अगर किसान वो फॉलो करे तो कितने उच्च स्तर के हम रिजल्ट्स इसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे इनका जो गन्ने का प्लॉट है उस पे और देखेंगे गन्ने का गौ कृपा अमृतम के ऊपर क्या परिणाम रहा, कि कैसे उसके ऊपर बढ़ा, वो हम देखेंगे। आइए मित्रों, अभी हम नंदू जी के गन्ने के खेत में खड़े हैं, जहाँ पर उन्होंने देसी गाय के गोबर की स्लरी और गौ कृपा अमृतम नीचे छोड़ के गन्ने के अंदर क्या रिजल्ट प्राप्त किए हैं, आइए वो हम देखेंगे। नंदू जी, आप विस्तार करिए इसका। देखो, ये जो गन्ना है हम लोगों ने पिछले बारिश में लगाया था, और लगाने का कारण यही था कि जो हम लोग ने गिन्नी गौर लगाया है, गिनी घास लगाया। गिन्नी घास लगाया, उसके साथ में थोड़ा सा ये गोमाता को डाले करके जी, इस हिसाब से लगा हुआ था। अच्छा। तो इसको अब देखेंगे, इसका हाइट और ये देखेंगे, अभी ये निकालने को आ गया है जी, और इसको निकालने का है। और इस गन्ने का खासियत है कि इसको एक भी कीड़ नहीं लगा है ना, हम अच्छा। लोगों ने कोई फवारनी की हुई है। अच्छा, इसके ऊपर भी कोई केमिकल स्प्रे स्प्रे नहीं है, खाली स्लरी और गोकृपा अमृतम से ये उन्होंने किया हुआ है। मित्रों, अगर हम अभी ये देखें ये गन्ने को, तो लगभग ये 12 से 15 फीट लंबा गन्ना हो चुका है। एक पकड़िए, एक मिनट। तो ये मित्रों 12 से 15 फीट लंबा गन्ना है, और इसके जो ये इंटरनोड्स हम कहते हैं, ये भी लगभग इतने बड़े हैं। तो आप तुलना कर सकते हैं कि रासायनिक बहुत इसको डोसेस देना पड़ता है, कि लगाने से पहले एक बेसल डोज होता है, फिर स्प्लिट डोसेस इसके लगभग 2 से 3 स्प्लिट डोज होते हैं गन्ने के अंदर। वो देने के बाद किसान को हार्वेस्ट मिलता है। आपने इसके अंदर क्या क्या खाद दिया, आप बताइए सबको। इसके अंदर खाली हम लोग ने देसी गाय का ये खाद डाला था, उसके बाद में स्लरी से हम लोग गोकृपा अमृतम छोड़ा था। अच्छा, दैट्स इट। अब देखेंगे, आप इसको खाएंगे ना तो इतना नरम है और इतना स्वीट है ना, तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। जी जी। तो किसान मित्रों, तो अगर हम देखेंगे ना, तो इतना ये जाड़ा और मजबूत है गन्ना, तो इसके इस आकार से हम ये देख सकते हैं कि कितने उच्च दर्जे का इसको खाद मिला है। जैसे गोपाल जी कहते हैं कि गोबर ये बहुत समृद्ध है, बहुत अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स गोबर के अंदर है। तो सूक्ष्म अन्य द्रव्य है, बाकी मूल अन्य द्रव्य जो पौधों को चाहिए, तो वो सभी गोबर के अंदर उपलब्ध है। और अगर हम अच्छे प्रमाण में गोबर छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा गुणवत्ता का हमको परिणाम मिलेगा। तो इसके अंदर लगभग अगर देखें तो गाय गन्ना तो जल्दी चबा नहीं सकती, क्योंकि गन्ना तो बहुत कड़क होता है। तो आपका इसके बारे में क्या अनुभव रहा कि गाय को ये चबाने में दिक्कत आती है? नहीं, हम लोग कुट्टी के साथ डालते हैं ना, तो चबा लेती है, आराम से उसको चबा अच्छा लेती लगता है। है। हाँ, अगर उसको बीच बीच में दिया तो अच्छा उसको लगता है। देखो, ये जो सब आप देखेंगे ना, दिखाओ इधर, ये तोड़ा हुआ है, और अच्छा। तोड़ने के बाद इसके बराबर हुआ है। देखिए आप, ये गन्ने के बराबर हो गया है। मतलब ये 1 साल का है? 1 साल का। और ये कितने दिनों का है? ये मेरे ख्याल से रहेगा, कितना महीने का रहेगा, ये करीब 3 महीने का रहेगा शायद ये। तो 3 महीने का ये गन्ना, जी, जिसको हम खोड़वा बोलते हैं महाराष्ट्र में, कि एक बार गन्ना बिजाई के बाद जब काट लेते हैं हार्वेस्ट, उसके बाद जो दूसरे बार आता है, तो लगभग 3 महीने में ही उसने 9 से 10 फीट तो हाइट अचीव कर ही लिया है। और यहाँ पर देखेंगे तो 12 से 15 फीट हाइट है। तो ये ताकत है गोबर की, कि अगर आप गोबर ज्यादा डालेंगे, अभी नंदू जी ने कहा था मुझे कि वो क्षेत्र में गोबर ज्यादा डाला है, वो हर बेल्ट में अलग अलग साल पे अलग अलग गोबर डालते रहते हैं। तो पिछले बार उन्होंने वो वहां पर गोबर डाला था। तो ज्यादा गोबर ज्यादा उत्पादन, इसका अगर हमको नमूना देखना है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। किसान मित्र, हम लोग यहाँ आए ना, तब एक भी पौधा नहीं था यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगाए हैं, जिसमें ये पपीता लगाया, बेर का पौधा लगाया, अच्छा, चीकू का पौधा लगाया, इसके बाद सीताफल, जामुन, सब पौधे लगाए। अमरूद का भी पौधा लगाया हमने। बहुत अमरूद आ रहे हैं, उसको तो हम खा नहीं सकते, इतने अमरूद आ रहे हैं उसको। पपीता भी खा नहीं पा रहे। हरी सब्जी लगाई है। सब्जियों में आपने क्या क्या लगाया? सब्जी में हमने लगाए, हरी धनी लगाई है, चापू लगाई है, पुदीना लगाया है, मेथी लगाई है, मेथी लगाई है। उसमें और एक दूसरा ये आता है, पालक लगाया है। उसके बाद लौकी का
ये लगाए, लौकी लगाई है। वेरी वेरी फेवरेट भिंडी लगाई है। अच्छा, भिंडी भी है। हमने बटाटा का भी उत्पादन लिया है, आलू, आलू आलू, का हाँ, आलू। तो बहुत अच्छे आलू आए थे। तो यहाँ पर जितना भी आप कृषि करते हैं और फसलें लेते हैं वो पूरा गौकृपामृत हम खाते हैं? गोमूत्र से कर रहे हैं। अच्छा, और हम लोगों ने एक सिस्टम बनाई है कि जो भी गोमूत्र है तो हम लोग एक टैंक में डालते हैं, और टैंक से लेके मेन टैंक में जाते हैं, और मेन टैंक में गोबर का स्लरी करके, जैसे गोपाल जी ने बताया था, जी। स्लरी करते हैं, उसमें गोबर छोड़ते हैं, और उस स्लरी 4-5 दिन के बाद में जैसे तैयार हो जाती है, हम लोग खेत में पाट के द्वारा छोड़ देते हैं। अच्छा। तो आप स्लरी बना के ये पूरा मिश्रण का, जैसे गोपाल भाई हमेशा कहते हैं, जी वो बना के आप पानी के साथ हर फसलों को पिलाते हैं। जी जी जी। तो स्लरी देने के बाद इसके स्वाद के अंदर कुछ आपको फर्क दिखा? जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग अगर होटल का खाते हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग जहर खा रहे हैं। अरे सच में किसी घर पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग जहर खा रहे हैं, अभी क्या बोले। जी जी जी। तो अभी आपके घर में जितना भी हर रोज का लगने वाला खाना है और जो भी सब्जी है, तो आप इसके ऊपर से निभा लेते हैं? निभा लेते हैं। हम लोग बाहर से एक 5 पैसे का सब्जी खरीदते नहीं है। अच्छा। तो मित्रों, आज ये जो हम कहते हैं कलयुग है, बहुत सारे विपदा इंसानों के ऊपर है, मानव के ऊपर है। इस समय के ऊपर भी बताइए इसके आगे और बढ़ के क्या नसीब हो सकता है कि हमें खाने को शुद्ध गौ आधारित कृषि करने के बाद जो उत्पाद है, जो अन्न है, वो मिलता है। बाहर से कोई खर्चा नहीं सब्जी और फल लाने का, और जो अच्छे मानसिकता के साथ अच्छे रसोई में खाना पकाया जाता है, उस चीज का आप किसी पैसे में तोल नहीं सकते उस चीज को। तो जैसे नंदू जी ने कहा कि लगभग ये कितना क्षेत्र है नंदू जी? ये 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़। तो इसके अंदर इनके लगभग 10-12 गाय है, इनका घर है, गौशाला है, चारा है, बाकी इन्होंने अलग अलग फसलें भी धान्य की जो है, जैसे इनका तुअर है और बाकी भी फसलें, वो लगा के एकदम समाधानी है। तो जैसे लोग कहते हैं कि खेती करने को भी बड़े स्तर पे खेती हो तो ही हम निभा सकते हैं, छोटे खेती रखने वाले आदमी नहीं रख सकते। तो आपका क्या इसके ऊपर बोलना है कि ये बात सच है? देखो ये बात सच है। अगर मेरा ऐसा मानना है कि एक गाय रहा ना और 11 गुंठा भी रहा, अच्छा, तो उसमें हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। एक गाय और 11 गुंठा जमीन हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। अच्छा, कि भगवान ने इतना दिया हुआ है कि उसको अपन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। गौ माता का इतना महत्व है, हम उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। जी। तो जैसे गोपाल भाई हमेशा कहते हैं कि ज्यादा गोबर ज्यादा उत्पादन। तो सामान्य तौर पे अगर हम बाकी खेत देखें तो वहां पर फसलें इतनी बढ़ नहीं पाती। आपके खेत में आप ज्यादा गोबर डालते हैं तो उसका आपको क्या परिणाम दिखा है? देखो पहले तो इस जमीन में देखा था खाली गन्ना ही उगता था। अच्छा। आज हम लोग उसमें बटाटा भी ले रहे हैं। बटाटा क्या मतलब आलू भी ले रहे हैं। अच्छा। तो इससे क्या हो सके, प्याज लहसुन ले सब ले रहे हैं। अच्छा। तो गौ माता का जितना भी गोबर डालते हैं, गो अमृत से जो भी हम लोग फसल कर रहे हैं, तो सब आ रहा है, उसमें कोई ये नहीं है। यहाँ पे खाली पहले गन्ना ही होता था। अच्छा। और इन जो पहला मालिक था ना, उसको गन्ना के अलावा दूसरा कुछ मालूम ही नहीं था। अच्छा। मालूम नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि उसको यहाँ पे उगता ही नहीं था। अच्छा, मतलब ये मिट्टी उन फसलों के लिए अनुकूल नहीं थी? अनुकूल नहीं थी। जमीन खराब होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, इसलिए खाली गन्ना ही होता है यहाँ पे। मित्रों, अगर जैसा नंदू जी ने कहा कि खाली गन्ना ये फसल हम यहाँ पर पहले लोग लेते थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गन्ना ये ऐसा फसल है कि उसको बहुत बड़े पैमाने पे पानी लगता है, और किसान जब जमीन से बोरवेल से पानी लेके जमीन पर डालते हैं तो उसके अंदर के जो क्षार है, तो वो क्षार जिसको हम इम्प्योरिटी टीडीएस कहते हैं, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, तो वो इतने हानिकारक है कि अगर ज्यादा पैमाने पे जाए तो मिट्टी को बंजर करते हैं। तो जहां पर आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पे गन्ना लिया जाता है, वो मिट्टी जो है वो बंजर होती जाती है। तो यहाँ पर अगर हम मिट्टी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो नीचे भी मिट्टी है तो ये काली चिकनी मिट्टी है एकदम। तो इसको हम एग्रीकल्चर के भाषा में, कृषि के भाषा में वर्टिसॉइल्स, ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। तो ये मिट्टी बहुत चिपचिपी होती है, और इसके अंदर एक बार अगर पानी भर जाए तो पानी निकलता नहीं जल्दी। और नंदू जी ने जैसा अभी कहा कि इस जमीन के अंदर इन्होंने आलू उगाए, तो आलू ये बहुत हल्के मिट्टी का पाक है, इतने भारी जमीन में कभी आलू होता नहीं। आलू को बहुत ढीली मिट्टी, बहुत मुरमुरी मिट्टी लगती है। तो अगर इस मिट्टी में गौ कृपा और गोबर का प्रयोग करके या अगर आलू उगा सकते हैं, तो मेरा तो मानना है और गोपाल जी का तो कहना है कि आप किसी भी जमीन में गोबर डालो, आप सोना उगा के दिखा ही सकते हैं। तो ये रहा इनका सब्जी और फल का अनुभव।
अभी हम इनके खेत में चलेंगे जहाँ पर और भी पाक है। मित्रों, बंसीगिर गौशाला ने जो हमें मार्गदर्शन किया है कि नक्षत्र के हिसाब से वृक्ष हमको लगाना चाहिए जिसके पत्ते जमीन पर गिरने से मिट्टी समृद्ध होती है, तो उसी मॉडल के तहत नंदू जी ने भी यहाँ पर कुछ पेड़ लगाए हैं। तो आइए उनसे हम जानकारी जानेंगे। तो नंदू जी बताइए। देखिए, जैसे भी वो डायग्राम मिला था, फिगर मिला था कि कहाँ पे क्या लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने लगाया। जैसे कि ये ईस्ट की साइड है, अच्छा, तो ईस्ट की साइड में ये जो है इसका पीपल का है, उधर देखेंगे बरगद का है। अब देखेंगे इधर अमरूद से 2 साल का ये पेड़ है। ये 2 साल का पेड़ है? 2 साल का पेड़ है, देखिए कितना बड़ा। इसका इतना बड़ा तना, ये 2 साल का है? ये 2 साल का ही है। अच्छा, 2 साल का ही है। तो उस हिसाब से हम लोग ने इस पूरा बांध पे ना देखा ना, तो ये पूरा लगाया हुआ है। अच्छा, उधर से देखेंगे ना, तो आपने पूरे खेत के बाउंड्री पे ये सब पेड़ लगाए हैं। और जैसे कि गोपाल जी ने बताया था सहजन, तो सहजन भी इधर लगाया हुआ है। अच्छा, देखो पूरा देखेंगे ना, उस साइड में भी पूरा सहजन लगा है बाउंड्री से। अच्छा जी जी जी, इस साइड से भी ऐसा पूरा लगा हुआ है। मित्रों, जैसे कि हम लोग ने कोशिश किया है कि प्राचीन काल में जो घर होते हैं इको फ्रेंडली, वैसे हम लोग ने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। अब देखेंगे ये दीवार है, ये दीवार के अंदर कोई भी सीमेंट यूज नहीं किया है। और ये जो प्लास्टर है पूरा वैदिक प्लास्टर है। इसके अंदर है मिट्टी है, गोबर है, चूना है और संदला, उसका ये प्लास्टर किया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई स्टाइल लगाई हुई नहीं है, कोई स्टाइल नहीं। हम लोग 15 दिन में 8 दिन में इसको गोबर से लेपते हैं। और हर रोज सवेरे शाम में हम लोग अग्निहोत्री करते हैं। अग्निहोत्री का सबको फायदा मालूम है, हम लोग यहाँ पे रेगुलर करते रहते हैं। अब आइए अंदर भी आइए, आपको दिखाता हूँ कि ये जो इको फ्रेंडली घर करने से जो श्वास कैसे रहता है वो हम लोग महसूस किया। जैसे भी आप देखेंगे ना कि गर्मी में यहाँ हमारे घर में गर्म नहीं होता है और सर्दी में हमको ठंड नहीं लगती है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे कोई स्टाइल नहीं आपको दिखाई देगा, कोई स्टाइल नहीं है। और खाली बाथरूम में स्टाइल लगा हुआ है। ये भी जो प्लास्टर है ये भी वैसे इको फ्रेंडली प्लास्टर है। और ये जो कलर है ये इको फ्रेंडली कलर है। ये गाय से, गोमूत्र से, गोबर से बनाया गया हुआ कलर है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, ना कुछ है, कोई इसमें मिलावट नहीं है। अब देखेंगे तो ये भी हम लोग 8 दिन में 15 दिन में इसको गोबर से लिपते हैं। नंदू जी, जैसे आज हमने आपका पूरा गौशाला देखा, आपने जो भी गौ आधारित कृषि किया है वो सब पाक देखे हमने, तो अंत में आज जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपने अभी तक इतना अनुभव लिया है देसी गौ पालन में, तो उसका आप सार क्या समझते हैं आज वो आप दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर फार्मर के घर के सामने एक गौ माता रहनी चाहिए, जिससे कि जितने खेती के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार एक तो भी गाय रहनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कि हम लोग 4-5 साल में जो देशी नस्ल पे काम किया है और तजुर्बे से हम लोग काफ़ी हद तक अभी सफल हुए हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि जो भी लोकल नस्ल है उसके ऊपर आप काम कीजिए। और लोकल जो नस्ल है उसका रिजल्ट आप तो देख रहे हैं कि अच्छा सा दूध दे रही है। और गरीब भगवान ने जो सृष्टि बनाई थी उस हिसाब से, उस खेती के आधार से, उस वातावरण के हिसाब से जो भी गौ माता थी वो उन्होंने किया था। इसलिए अपने लोकल नस्ल पे काम करना चाहिए और लोकल नस्ल पे काम करके गौ आधारित खेती करने का ये करना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि सब पेस्टिसाइड आपको मिल रहा है। तो क्यों ना हम लोग घर पे गौ माता रख के पूरा अमृतम से और गो आधारित खेती करके आप अपना जो खेती में उत्पादन कर सकते हैं। जी बस मित्रों, जैसा नंदू जी ने बहुत अच्छा विषय आज कहा कि स्थानीय नस्ल पे काम करना ज़रूरी है। और बातें कहने को तो बहुत लोग कहते हैं, आज नंदू जी ने तो स्वयं इसके ऊपर काम करके हमें दिखाया है। तो अगर हम इस चीज़ का सार समझे तो देखिए, भगवान ने हर कुदरत में हर जगह पे अलग अलग विभाग में अलग अलग नस्लें बनाई है। हम जिस स्थान में, जिस परिसर में रहते हैं वहाँ की एक स्थानीय नस्ल है। तो उस नस्ल ने खाली हमें ही नहीं,
हमें, हमारे पिताजी को, दादा परदादा, ऐसे कई पीढ़ियों को जिसने दूध पिलाया, जिसने हमें पोषित किया, जिन नस्लों के नंदियों ने हमारे जमीन जोते, खेत जोते, बहुत अच्छे गुणवत्ता का फसल हमने उगाया, जब बात आती है कि कोई गौ पालन करे तो हम उनका उपकार कैसा भूल सकते हैं, उनका ऋण कैसे उतार सकते हैं। हम जाके दूसरा गिर और साहिवाल अलग प्रांत का गाय लेके आते हैं और हमारे यहाँ पर रखते हैं, हम कहते हैं गौ सेवा करते हैं, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देते, पंखा लगाते हैं, उसको मैट रखते हैं नीचे, अच्छा खाना देते हैं, और हमारी स्थानीय नस्ल जो है वो रास्ते पे रगड़ते छोड़ देते हैं। तो मित्रों, ये तुलना योग्य नहीं है। अगर हमें तुलना करनी ही है तो हमारे स्थानीय नस्ल को भी घर पे सम्मान पूर्वक लाना चाहिए। सम्मान पूर्वक लाने के बाद उसको भी वही ट्रीटमेंट देना चाहिए जो हमको एचएफ जर्सी भैंसों को देते हैं, और उसके बाद का जो गुणवत्ता है वो हमें देखना चाहिए। और अगर सही भाव में आपके अंदर भाव है कि हम बहुत कृतज्ञ हैं, गाय ने हमको बहुत कुछ दिया और गाय के प्रति हम कुछ करना चाहते, तो बिल्कुल यही एक आपको एक मौका है। आप आपके स्थानीय नस्ल को चुनिए, आप प्रण लीजिए कि आने वाले 5-10 सालों में मेरी ये जो स्थानीय नस्ल है, जैसे आप गोपाल जी हमेशा हर वीडियो में कहते हैं, प्रशांत भूसा है जी संगमनेर से, डांगी 1 से 1.5 लीटर दूध दे रही थी, उन्होंने कहा इसका तो इकोनॉमिक्स बैठेगा नहीं। गोपाल जी ने उनको मेथोडोलॉजी बताई, किस तरीके से खाना खिलाना, किस तरीके से रखना। लगभग आज दिन का 12 लीटर दूध देने वाली डांगी उनके घर पे खड़ी है। वैसे नंदू जी के यहाँ पर भी दिन का 12 से 13 लीटर दूध देने वाली सभी लाल कंदरी गाय यहाँ पर मौजूद है। तो उसी तरह से जो भी आपकी स्थानीय नस्ल है, भले कम दूध देती हो, अच्छी गुणवत्ता के गौवंश आप चुनाव करके उसके अंदर अच्छा नस्ल संवर्धन करके अच्छा नंदी ला के अगर आप काम करेंगे तो बहुत गुणवत्ता आप अच्छे उसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो बिल्कुल आने वाले 5-10 सालों में हमारी स्थानीय नस्ल फिर से खड़ी रहेंगी। फिर से खड़े रहने के बाद इतने अच्छे गुणवत्ता की वो होंगी कि भारत जो पहले विश्व गुरु था वो खाली गाय के शास्त्र के ऊपर था। गौ थी, गौ के कारण कृषि बहुत समृद्ध थी, और समृद्ध कृषि होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो उसी तरीके से ज़्यादा गाय, ज़्यादा गोबर, ज़्यादा गौ कृपामृतम, ज़्यादा गौ आधारित कृषि, अगर हम इसके तरफ बढ़ेंगे तो विष मुक्त आहार मिलेगा, तो हमारा सबका जो रोग है वो निकल जाएगा। जमीन जो है वो सुपोषित होगी। हम केमिकल लगा जो जमीन दूषित करते हैं उसकी पवित्रता बढ़ेगी जमीन की, और इसी तरह से पूरे सृष्टि का चलन जो है वो अच्छे से होगा और सभी जगह पर समृद्धता आएगी। तो मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने यहाँ तक आज वीडियो देखा। नंदू जी का भी आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने आज हमें समय दिया। और आप सभी से एक ही विनंती है कि आप भले ना बड़े पैमाने पे, आप छोटे पैमाने पे गौ संवर्धन का काम हो, गौ आधारित कृषि का काम हो, एक बार करके देखिए। अगर आपको लगता है उस चीज में रस है तो बिल्कुल अपन आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में मैं इतना कहूँगा, अगर आपको सुख और समृद्धि, अगर आरोग्य चाहिए तो गाय के सिवा पर्याय नहीं है। गौ माता रहेगी तो आपको ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि इस काम के लिए भगवान ने हमें चुना। मैं भगवान विठल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर किसान को ये सद्बुद्धि दे कि अपने घर के सामने गौ माता रहे और गौ आधारित खेती करे, और अपनी जो धरती माता है वो विष मुक्त करे। ऐसे में सब विठल से भी प्रार्थना करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम कृष्ण। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल। ये हमारा गोपाल है, इसका नाम राम है। ये अभी मेरे ख्याल से 4 महीने से गौ की सेवा कर रहा है, और गौ की सेवा करते करते उसको बहुत सारे अनुभव आए हैं। और गौ सेवा का महत्व इसको मालूम नहीं था, लेकिन गौ सेवा करते करते इसको गौ का महत्व मालूम हो रहा है। और गौ का महत्व क्या है और उसको क्या अनुभव आए, थोड़ी में बताएगा। ये बताओ गोपाल। तो पहले मैं गांव में था, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं था। तो फिर जैसे मैं यहाँ काम के लिए आया तो यहाँ पे एकदम बढ़िया वातावरण, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन जो गौ माता की सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि गौ माता की सेवा करने में कोई लाज शर्म नहीं होती है। जो भी करना है वो अपने मन से होता है और अपने स्वभाव पूरा किया जाता है। अब दूसरे की मैं देखा, हाँ बोलो। जब मैं गांव में था तो ऐसा कुछ काम नहीं करता था, ऐसे ही स्कूल में जाता था, ऐसे ही किसी के खेत में जाके रोजगारी किया करता था। वहाँ पे मुझे, हमारे यहाँ बाहदास में परभनी जिले पे रहता हूँ, तो वहाँ पे सब कुछ जैसे फवारनी वगैरह होती थी। तो जैसे मैं यहाँ आया तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ
केमिकल नहीं डालते? कुछ केमिकल नहीं है, सिर्फ जो होता है वो शेन खत का और आपने जो ताक स्लरी गोमूत्र सब इसका मिक्स करके वही खेत में डालते और बाकी कुछ नहीं डालते। तो ये डालने के बाद यहाँ का खेत बहुत खुला हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा जो तणनाशक वगैरह मारते या कीटनाशक का औषध वगैरह तो ऐसा नहीं होता है, जबकि यहाँ पे अपने शेन खत का और नेचुरल तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से खेती होती है। मैं और एक बताना चाहता हूँ कि मैं भगवान से विनती करूँगा कि जितने भी गौशाला है तो गौशाला में कि राम जैसा गोपाल मिले, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे गोपाल तैयार हो, ऐसे मैं भगवान से पांडुरंग से विनती करके अपना वीडियो बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मित्रों, जय गोमाता जय गोपाल। जैसे गाय का महत्व, गाय का श्रद्धा बढ़ाने के लिए और जो शास्त्र में जो लिखा हुआ है गाय का महत्व क्या है, तो वो सब हम लोगों ने यहाँ पे जो श्लोक है वो लिखे हुए हैं। जैसे गो गीत है, गो प्रदक्षिणा मंत्र है, उसका हिंदी में अनुवाद भी किया हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। विजिटर्स की गाय के बारे में श्रद्धा बढ़ानी हो, गाय का महत्व बताना हो, इसलिए हम लोग ने ये सब लगाया हुआ है। नंदू जी, जैसे अभी आपने तो गाय के बारे में बहुत सारा ज्ञान आपने प्राप्त किया है, अब काम भी कर रहे हैं गाय के अंदर, लेकिन समाज के अंदर गौ का ज्ञान बढ़े, एक क्षेत्र में प्रबोधन हो, जन जन तक ये बात पहुंचे, इसके लिए भी बहुत आप अलग अलग मुहिम आप आपके पास करते हो, आपके पास कार्यशाला होती है, तो वो आप किस तरह से करते हैं और क्या उसका स्वरूप होता है? आप कृपया आज विस्तृत में बताइए उस चीज के बारे में। देखिए, हमारे गुरु बोलते हैं कि हम सुधरेंगे तो यूं सुधरेगा जी। उस बेस पे हम काम कर रहे हैं। तो जब हम खुद गौ माता का पालन करेंगे तब लोग पालन करेंगे। बिल्कुल। तो अगर हम गौ माता के बारे में बताना चाहते हैं तो खुद अपने पास होना चाहिए जी। उस स्वरूप में हम लोग दिशा में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश की है कि जिसको जो भी यहाँ पे विजिटर आएगा तो उसको ये लगना चाहिए, ऐसे उसको ऐसा भाव होना चाहिए कि ये कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इस भाव से ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा। दूसरी बात की जो भी विजिटर्स आता है तो उसको पहले हम लोग गौशाला वगैरह पूरा दिखा के अपना ये जो अपना खेत दिखा के उसको पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हम पहले प्रयास क्या कर रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं जो आगे जाके देश चलाने वाले हैं, देश का युवा होने वाला है, देश का युवा होने वाला है, देश चलाने वाले हैं, तो उस बच्चों को पहले हम यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। तो एक दिन का पैकेज बनाते हैं। अच्छा। तो एक दिन का पैकेज में क्या करते हैं, बच्चों के यहाँ पे लाना, यहाँ पे लाने के बाद की गौ माता को दिखाना, गौशाला दिखाना, कंपोस्ट किया हुआ ये दिखाना, जो 5 गोपाल जी ने बताया जो 5 सारे चरणों में, उस चरणों में सब दिखाना उनको। तो दिखाने के बाद कि इस गौ माता का क्या स्थान है, उसका क्या महत्व है। यहाँ पे देसी गाय का पालन ज्यादा होता है, तो देसी गाय और जर्सी गाय में क्या फर्क है उसको बैठा के हम लोग स्क्रीन पे दिखाते हैं। अच्छा। कि दोनों में क्या फर्क है और दो क्या फायदे क्या नुकसान है, और गो आधारित खेती करने से क्या फायदे होते हैं और गो का स्थान कितना महत्व है वो बताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। और एक दूसरा ये कि हम जैसे कि जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जयंती हो गया, जन्माष्टमी हो गया, तो जन्माष्टमी का हम लोग कीर्तन करते हैं। अच्छा। जो कीर्तनकार होता है, कीर्तनकार को हम लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा अभंग चुनो कि जो गो आधारित हो, गो की महिमा बताने वाला अभंग हो, जो संतों ने महिमा गाई है। अच्छा। तो आप अभंग लीजिए। मतलब महाराष्ट्र ये संतों की भूमि रह चुकी, तो यहाँ पर संतों ने गाय के संदर्भ में जो जो विशेषता है, उसका जो महत्व गान किया है उस चीजों को, उस कीर्तन के माध्यम से लोगों को बताने, तो उसी मार्ग पे चलते हुए लोगों तक वो पहुंचे। इसलिए आप काम, और उसमें इतना फायदा हो रहा है कि आज मेरे पास करीब 40 लोग ऐसे हैं कि जो गौ माता मांग रहे, बस देने के लिए कुछ नहीं है। वाह, से बढ़कर। तो और ऐसे गौ सेवक भी जुड़ रहे हैं। अच्छा। ये करते,
तीसरी बात की यहाँ पे जो जैसे कि अपनी बात हो रही थी कि महाराष्ट्र संतों के विभिन्न संतों का जो गुणगान महिमा गाई हुई है, तो वो अभंग के द्वारा गाते हैं। तो जी जो कीर्तनकार है तो उसको मैं क्या करता हूँ, ये गो अंक देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा तो इस गो अंक में अंदर ये एक्चुअली गीता पे इसका गो अंक है, इसमें गो की महिमा, गो माता की महिमा बताई हुई है। अच्छा तो वो कीर्तनकार को ये जिस जिस कीर्तन को मैं सुनने जाता हूँ, उस कीर्तन में जाता हूँ ना, उस कीर्तनकार को मैं ये पहले देने की कोशिश करता हूँ और उसको मैं विनती करता हूँ कि ये गो अंक आप एक्सेप्ट कीजिए और इसके अंदर जो गो माता की महिमा गाई है संतों ने, जो अपने शास्त्रों में लिखी हुई, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल। ताकि फिर घर घर में गो माता का प्रचार हो, वो इस भावना से। और ये जो गो अंक है मैं आपको भी आज दे रहा हूँ, आप उसको यहाँ से स्वीकार कीजिए। जी 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 जी। तो ऐसी ये एक्टिविटी हम ना गौशाला में कर रहे हैं। और अभी जैसे आज मैंने देखा कि आज विजयदशमी के शुभ अवसर पे आपने यहाँ के बहुत सारे किसानों के बच्चों को बुलाया था यहाँ पर, इनको आपने प्रसाद पवाया। तो प्रसाद पवाने के बाद मित्रों, यहाँ पर सभी बच्चों को साथ में लेकर नंदू जी ने अपने नंदी के पास उनको लेके गए, अपने गौवंश के पास लेके गए और वहां पर लाल गंधारी नस्ल के क्या क्या अलग तत्व है जो जर्सी गाय से भिन्न है, उसके संदर्भ में बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बच्चे खुश थे और उनको सबको पूछा कि आप में से कितने लोग आगे चल के गौ सेवा करेंगे, गाय का काम करेंगे। तो सभी बच्चों ने हाथ ऊपर करके बोला कि हम सभी मिलके करेंगे ये काम। तो युवाओं में गौ सेवा का जो भाव है वो जागरूक करना बहुत जरूरी है। और नंदू जी, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। और मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहता था कि जैसे आपने पूछा हम क्या करते हैं, तो जो भी YouTube से या जिसको भी पता चलता है कि यहाँ पे लाल कंधारी का ये होता है, तो लोग फोन करते हैं। अच्छा। तो फोन करने के बाद उसको यहाँ पे बुलाता, उसका उत्साह बढ़ाता हूँ। तो ऐसे अपने 10 से 12 गौशाला सेट की हुई है। अच्छा, मतलब आपके माध्यम से अभी तक 10 से 12 गौशालाएं खड़ी रह चुकी है। अच्छा, तो लगभग ये 10 से 12 गौशालाओं में आज की तारीख में कितनी लाल कंधारी गाय होंगी? इसमें अभी 2 गौशाला ऐसे, इसमें लाल कंधारी है, प्योर लाल कंधारी है। अच्छा। एक गौशाला ऐसे, उसमें 30 से 40 गौ माता है और इसमें 10 गौ माता, उसमें जो 10 में से 6 गौ माता आपने भेजी हुई है, उसको यहाँ से भेजी हुई है। अच्छा, तो ये भी अपना काम करते हैं। मित्रों, कन्यादान से भी बढ़ के अगर किसी का दान कहा गया है तो वो गौदान कहा है। और शास्त्र में तो अलग अलग वर्णन है कि गाय किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, लेकिन जरूरतमंद आदमी को अगर हम गाय देंगे तो उसका तो कोई तुल्य ही नहीं है। और अगर हम अच्छी चीज, अपने पास जो अच्छा चीज है वो अगर हम बांटेंगे और भी लोगों के पास अगर अच्छा गुणवत्ता का चीज जाएगा तो अच्छी चीज बढ़ेगी और गुणवत्ता बढ़ेगी और उत्पाद बढ़ेगा। तो नंदू जी, आपका बहुत आभार। आपने जो समाज के अंदर एक क्रांति लाने की कोशिश की है, जो गोपाल भाई सुतारिया जी के मार्गदर्शन पे आपने काम किया है, तो मैं सभी से विनती करूंगा कि आपको जब भी समय मिलता है, आप पुणे में जब भी आते हैं तो बिल्कुल नंदू जी से एक बार मिलिए आप। इनका हम सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे वीडियो के नीचे। आप उनको प्रत्यक्ष मिलके, इनका गौवंश देख के आपको जो भी करना है उसका निर्णय लीजिए, क्योंकि जब तक हम देखते हैं तब तक हमको विश्वास नहीं होता। तो बिल्कुल सभी को विनती है, आप सभी यहाँ पर पधारिए। धन्यवाद।